तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग टिहरी गढ़वाल का अगला भाग देखेंगे। इससे पहले कि मैं इस भाग को शुरू करूं, कुछ बातें बहुत ध्यान से आप लोगों को सुननी होंगी, ठीक है। बहुत कान खोल के पूरा ध्यान लगा के इस बात को सुनना। जब कल मैंने वन रिपोर्ट आप लोगों को पढ़ाई थी तो उसमें बहुत से लोगों के कन्फ्यूजन है कि सर परीक्षावाणी नई वर्जन में ये दिया है, सर रियल क्या होगा, आप मुझे बता दीजिए। पहली बात तो देखिए, मुझे लगता नहीं कि वो परीक्षावाणी में वन रिपोर्ट 2019 दी है। वो एक नॉर्मल रिकॉर्ड दिया हुआ है, लैंड का रिकॉर्ड उत्तराखंड में जो वन संबंधी। क्योंकि एक बात खुद नोट करना, आप पिछले साल की परीक्षावाणी से इसको कंपैरिजन करना, कहाँ उत्तरकाशी जो टॉप में दिखा रहा है, अगर उसका क्षेत्रफल अगर वो 3000 कुछ में वन क्षेत्र दिखा रहा, तो इस बार वाले में वो 7000 से ऊपर का क्षेत्रफल दिखा रहा, तो डबल से भी ऊपर, यानी 150-200% का इंक्रीमेंट कभी नहीं हो सकता वन में एक ही बार में, ठीक है, हर 2 साल में। तो आप लोगों को एक काम करना होगा, ध्यान से इस बात को सुनना। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं उनको तो मैंने रिपोर्ट सेंड कर दी है, वन रिपोर्ट 2019 की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो वो वन रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। आपको मैं कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जो होगा वो टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं उस टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। दूसरी बात, फिर भी अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं, आप लोगों को एक राय दूंगा, आप एक काम करना, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है। ध्यान से इस चीज को नोट करो, भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी आपको क्या जानना है, वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल जो साइट है यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब आप क्या लिखोगे इसमें, आप लिखोगे फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी वन रिपोर्ट 2019 बाई क्या लिखोगे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जब आप ये सर्च करोगे, इसके बाद गूगल में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचोगे, तो वहां जाने के बाद आपको 2 निर्देशिका मिलेंगी, 2 बुकलेट टाइप की मिलेंगी, डाउन में देखना। उन 2 में एक वॉल्यूम 1 होगा, एक वॉल्यूम 2 होगा। जो वॉल्यूम 2 होगा उसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है, लगभग 200 MB के आसपास वो होगी। उसके अंदर हर स्टेट की वन की स्थिति दी है 2019 वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और उसी में आपको उत्तराखंड की मिलेगी। आप इंडेक्स में देखना उत्तराखंड और उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और लगभग 8-10 पेजों की वो रिपोर्ट है, उसको आप स्टडी करना। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो उससे आप लोग तय करना कि आपको कहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आता है, तो टिक करना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, क्योंकि कल होमवर्क दिया नहीं, कल वो सारी चीज उसी में रही थी। आप लोगों का आज का जो होमवर्क होगा परीक्षावाणी से पहले, संडे वाला तो ध्यान रखना, जो संडे को पूछना है वो अलग चीज है। संडे वाले टॉपिक मैं आपको दे चुका हूं, नदी, झील, तंत्र, कुंड वगैरह जो है, और उसके साथ एक चैप्टर और दिया था मैंने। तो जो आज आपका होगा, आपको सिर्फ परीक्षावाणी, सोर्स सिर्फ परीक्षावाणी होना चाहिए। प्रमुख व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, प्रमुख व्यक्तित्व उत्तराखंड के, ठीक है। इसी में आपको ये सब मिलेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व आपको आज पढ़ने हैं उत्तराखंड के, सोर्स परीक्षावाणी। ध्यान रखना, सोर्स क्या है, परीक्षावाणी। ये आज नोट्स तैयार होने चाहिए, और आज ही इसको आप लोगों के दिमाग में बैठाना होगा किसी भी केस में। अब ये कैसे करना है, जैसे बाय चांस आप किसी के बारे में पढ़ते हो, सपोज आपने कालू मेहरा के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा आपने, कालू मेहरा के बारे में। आप नोट्स कैसे बनाना है, वही मेरे तरीके से बनाओगे। आप ये लाइन करोगे, एक स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क कहाँ से संबंधित थे, क्यों चर्चित रहे, क्या इनका मतलब, इनके बारे में कोई और फैक्ट होगा, तो इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा उसके इतिहास टाइप के लिखो, मेन जो पॉइंट होंगे खुद सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। ये तो उत्तराखंड। जो भारत के इतिहास की बात है, आपको मैंने गवर्नर जनरल दिए थे, वाइसराय। अब आपको क्या करना है, 1857 से 1947 तक के वाइसराय को याद करना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, और प्रॉपर तरीके से आप लोग उसको नोट्स बनाओगे। बनाने का तरीका, जैसे सपोज आपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग लिखा है, ठीक है, क्या लिखा, बेंटिंग लिखा, और आप लोगों से मैंने पहले कहा है इसको याद नहीं करना है, इसके टाइम हुई घटनाओं को याद करना है। उससे आपका 2 फायदे होंगे, एक तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, दूसरा आपके गवर्नर जनरल आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके टाइम पे क्या घटना हुई थी आपको पता चलेगा। आप एक अप्रॉक्स टाइम लिखोगे, लगभग इतने से इतने तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आप ये ध्यान रखोगे, लगभग इतने से इतने, मतलब आपको एक मोटा मोटा अनुमान आ जाएगा कि इस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे, भारत के गवर्नर थे। अब आपको सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, गवर्नर जनरल पूछ दिया, इस टाइम पे कौन था, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि, मतलब ये पता है कि घटना कब हुई थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि गवर्नर कौन था। तो अगर इसका एक मोटा मोटा अनुमान पता होगा कि किस समय ये गवर्नर थे, आप उस घटना को सही करके आ जाओगे। तो कैसे लिखोगे, बेंटिंग। जैसे आपने यहाँ लिखा, पहला पॉइंट लिख दिया सती प्रथा का अंत, ठीक है, इसी के समय था। आपने लिख दिया सपोज
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ इसी के समय हुआ था। आपने लिख दिया सपोज नरबली प्रथा का अंत, कुछ भी लिख रहे हो आप, जो भी इसके समय हुआ था, ठीक है। या आपने इसी प्रकार के कोई अदर पॉइंट लिखे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ऐसे जो पॉइंट हैं तो वो लिखोगे। उससे क्या फायदा होगा आपको, वो घटनाएं नीचे की याद आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे जैसे असहयोग आंदोलन के समय जिस गवर्नर के बारे में आप लिख रहे होगे असहयोग हुआ था, इसके समय ये हुआ था, ऐसे इसको करना है लूसेंट से, ठीक है। तो आपका ये आज देखिए आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा टिहरी का अगला भाग, ठीक है। अब तो आप लोग अच्छे से परिचित हो चुके हैं ये क्या है। सबसे पहली हेडिंग आप लोगों को डालनी है झीलें, यानी टिहरी गढ़वाल में जो प्रमुख झील हैं, ठीक है, लेक जिसको आप लोग कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रमुख झील, ठीक है। क्या डालोगे, प्रमुख झील, प्रमुख झील डाल दोगे, ठीक है। कहाँ की, टिहरी गढ़वाल की प्रमुख झीलें कौन कौन सी। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट को देख रहे थे, इसके भी पहला आप लिखोगे उसका नाम है सहस्त्रताल। क्या लिखोगे, सहस्त्रताल। बहुत पेपर में वो पूछा जाता है, ठीक है। क्या लिखोगे, सहस्त्रताल, सहस्त्रताल, ठीक। सहस्त्रताल कहाँ है अगर आपसे पूछता है तो आप लोग सीधे सीधे क्या बताओगे, टिहरी गढ़वाल में एक ताल है, एक झील टाइप की, ठीक है, सहस्त्रताल, सहस्त्रताल। ये देखिए अब ये जो सहस्त्रताल है वो इस रीजन में मिलेगा आपको, ठीक है, इन भागों में मिलेगा। अब झीलें इधर नहीं है, सब इसी इलाके में है। जो ये रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी का संगम है, इस वाले भाग में मोस्टली क्या है, झील। अब एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग इन इलाकों में इन झीलों को दिखाएंगे, ठीक है। तो सहस्त्रताल के बारे में क्या फैक्ट है, ये जो ताल है ये कई तालों का एक समूह है, ये सिंगल नहीं है, ये सहस्त्रताल नाम से ही लग रहा है, सहस्त्रताल, ठीक है। कई तालों का ये समूह है, इसी वजह से इसको गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल होने का क्या प्राप्त है, गौरव यानी दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और इसी के पास से क्या होती है, आपकी बालगंगा नदी निकलती है। इससे नहीं निकलती है, इसी के पास से निकलती है, ठीक है। देखिए अब आपको इसको कैसे करना है, आप लोग उसी तरीके से लिखोगे। आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोगों ने जैसे प्रमुख झीलें लिखी, आप सबसे पहला किनारे पे लिखेंगे सहस्त्रताल, ठीक है। क्या लिखेंगे, सहस्त्र ताल। तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहला फैक्ट आप लोग इसमें कई तालों का समूह है, ठीक है। ये कोई सिंगल ताल नहीं है, कई तालों का समूह है, कई तालों का समूह, यानी मल्टी क्या है, इसमें लेक है, ठीक है, उनसे मिलकर ये बनी है। दूसरा इसके बारे में जो फैक्ट है, ये गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल है, ठीक। सेकंड फैक्ट लिख लीजिए, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल, सबसे बड़ी प्लस गहरी ताल है, ठीक है। इसके बारे में ही ये फैक्ट है। इसके अलावा इसके बारे में जो अदर फैक्ट है, जो आप लोगों ने एक नदी बताई थी मैंने आपको, उसका नाम था बालगंगा। किसकी सहायक थी वो भी बताया था, भिलंगना वगैरह, ठीक है। जो बालगंगा भिलंगना इस साइड बहती है, इस साइड ऐसे आती है, तो बालगंगा यूं मिलते हैं। तो ये बालगंगा की जो घाटी है, ये वाला जो घाटी का इलाका है, इसी इलाके से जो बालगंगा घाटी है वहीं पे आपके क्या है, सहस्त्रताल भी है। और ये बालगंगा घाटी इसी के पास से निकलती, इससे नहीं निकलती, इसके आसपास ही से निकलती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लो, इसी के पास से बालगंगा निकलती है, इसी के पास से बालगंगा निकलती है, ठीक है। पास से बालगंगा निकलती है, बालगंगा निकलती है। आप लोगों ने पॉइंट लिख लिया होगा। देखो कितना आसान होता है, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भिलंगना कहते हैं आपके दिमाग में आ जा रहा है, इस इलाके में है। बालगंगा कहते हैं यहाँ आ जा रहा है, खतलिंग ग्लेशियर कहूंगा यहाँ, अब सहस्त्रताल कहूंगा यहाँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। ये होता है कि स्मार्ट वे टीचिंग का एक अच्छा तरीका पढ़ाने का और पढ़ने का, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा आप लोगों ने लिखना है यमताल। क्या लिखना है, यमताल, ठीक है। सेकंड क्या लिख लोगे आप लोग, यमताल, यमताल, ठीक है। यमताल अगर कहाँ है पूछता है तो आप लोग बताओगे टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी ताल पूछता है सहस्त्रताल। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी ताल पूछता है सहस्त्रताल, ठीक है। और सहस्त्रताल कौन सी ताल, कई तालों के समूह से मिलकर बनी है, सहस्त्रताल, ठीक। यमताल जो है ये सहस्त्रताल के ही पास है और ये सदैव बर्फ से ढकी रहती है, इसीलिए जानी जाती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपका सहस्त्रताल दिखाया था मैंने, जैसे सपोज यहाँ पे सहस्त्रताल है, इसी के पास आपका क्या है, यमताल है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, सहस्त्रताल के सहस्त्रताल के पास ही है, ठीक है। दूसरा ये क्यों जानी जाती है, क्योंकि ये सदैव बर्फ से ढकी रहती है, सदैव बर्फ से ढकी रहती है, ठीक, बर्फ से
ढकी रहती है, सदैव बर्फ से क्या लिखोगे, ढकी रहती है। ठीक, अब देखो ये बर्फीले इलाके में है, ये पूरा इलाका जो है ग्लेशियर का इलाका है। जैसे जैसे आप हाइट पे, ये रुद्रप्रयाग से ऊपर का इलाका है, यानी केदारनाथ भी आपको यहीं कहीं दिखेगा, तो ये क्या है, बर्फीले इलाके हैं, इसी वजह से यहाँ क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, सदैव बर्फ से ढकी रहती है। कौन सी ताल ढकी रहती है पूछता है तो यमताल। तो दो हो गए सहस्त्रताल और यमताल। तीसरा लिखिए आप महासरताल। क्या लिखोगे, तीसरा महासरताल। ठीक, थर्ड देख लीजिए महासर ताल। डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हमेशा से कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन उत्तराखंड का हो जाएगा, एग्जाम में भी बहुत फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इतिहास के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, मान के चलिए 40 में से 20 नंबर इन डिस्ट्रिक्ट सीरीज से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो महासर ताल जो है वो बाल गंगा जो आप लोगों को नदी बताई थी उसी घाटी में वो भी स्थित है, यानी बाल गंगा घाटी में ही कौन सी ताल स्थित है, महासर ताल स्थित है। तो बाल गंगा घाटी भी कहां थी, इस इलाके में थी। ठीक है, तो इसी इलाके में आप लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, इस इलाके में महासर ताल। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, बाल गंगा घाटी में स्थित, बाल गंगा घाटी में क्या है, स्थित है। ठीक है, बाल गंगा घाटी में स्थित, पहला पॉइंट। ठीक है, स्थित कहां है, बाल गंगा घाटी में। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो ताल है, कौन सी ताल, महासर ताल, ये दो कटोरे नुमा तालों से मिलकर बनी है, यानी ये सिंगल नहीं है, दो कटोरे नुमा, जैसे कटोरा होता है उसी के स्ट्रक्चर की दो तालें हैं, उन तालों से मिलकर एक ताल बनी है जिसका नाम है महासर ताल। इसी वजह से, उन दो कटोरों की वजह से बनने होने के कारण इस ताल को भाई बहन की ताल के नाम से भी जाना जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, सेकेंड पॉइंट, दो कटोरे नुमा तालों से मिलकर बनी है, दो कटोरे नुमा ताल से बनी है। ठीक है, से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है। इसी वजह से नीचे डैश करके लिखो, भाई बहन की ताल नाम से जाना जाता है, भाई बहन के नाम से ये ताल को जाना जाता है। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। देखो, अगर आपसे ये पूछता है गढ़वाल क्षेत्र की कौन सी ताल को भाई बहन के ताल के नाम से जानता है, महासर ताल। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये दो कटोरे नुमा तालों से मिलकर बनी है। इन्हीं कटोरे नुमा तालों को क्या कहते हैं, भाई बहन की ताल भी कहते हैं, जिसके लिए टोटल ओवरऑल इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, महासर ताल। ठीक है, तो महासर ताल दो भाई बहनों के नाम से, मतलब भाई बहनों के ताल के नाम से जाना जाता है। अगला आप लोग लिखोगे बासुकी ताल। कौन से लिखोगे, बासुकी ताल। ठीक है, देखिए बासुकी ताल, बासुकी ताल। ठीक है, सब उसी इलाके में आपको ये देखने को मिलेंगी, इसी रीजन में। ठीक है, इन्हीं भागों में ये तालें आपको देखने को मिलेंगी। जो बासुकी ताल है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे लाल पानी दिखता है। ठीक है, इस ताल का पानी लाल है, इसलिए बहुत प्रचलित है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो बासुकी ताल का पहला फैक्ट लिख लीजिए, लाल पानी वाला ताल। ठीक है, पहला फैक्ट क्या लिखोगे, लाल पानी वाला ताल, लाल पानी वाला। जो हिंदी वगैरह वाले हैं वो टेंशन मत लेना कि हिंदी कब पढ़ेंगे, क्योंकि प्रवक्ता का एग्जाम है, तो कोशिश कर रहा हूं कि जिला सीरीज जितनी जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद एक एग्जाम वालों को जितनी भी हेल्प इस वीडियो से हो सकती है, हम लोग उसके बाद हिंदी और इसकी जो रीजनिंग वगैरह की क्लास है उसको रैंडमली लेके आएंगे, बहुत तेजी से उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, परेशान मत होना, आपके एग्जाम में आपको पूरा तैयार करके भेजा जाएगा। ठीक है, बासुकी ताल जो है लाल पानी वाले ताल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये जो ताल है यहाँ पे एक और चीज बहुत प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पे नीले रंग के कमल दिखते हैं। जो कमल का फूल होता है वो नीले रंग के, जो ब्रह्म कमल वगैरह आपको सुने होंगे आपने, तो नीले रंग के कमल हेतु ही क्या है, प्रचलित है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, नीले रंग के कमल हेतु प्रचलित, नीले रंग के कमल हेतु प्रचलित, कमल हेतु प्रचलित है। ठीक है, ये कौन सी ताल जानी जाती है नीले रंग के कमल हेतु, तो आप लोग बताओगे बासुकी ताल। और कौन सी ताल का पानी लाल है पूछता है तो आप लोग बताओगे बासुकी ताल। ठीक है, ये जो ताल है ये अपने आप में केदारनाथ के पास है, क्योंकि ये जो इलाका है खतलिंग ग्लेशियर के पास, यहीं से आपको केदारनाथ देखने को मिलेगा। तो इन्हीं इलाकों में आपका ये क्या दिखेगा, बासुकी ताल भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला आप लिखोगे मंसूर ताल। ठीक है, जो मंसूर ताल है ये खतलिंग ग्लेशियर के पास है और यहीं पे दूध गंगा क्या है, यमुना भी है। तो ठीक, अगला आप लोग लीजिए मंसूर ताल। क्या लिखोगे, मंसूर ताल। और मंसूर ताल अगर कहाँ है पूछता है, ये जो मंसूर ताल है खतलिंग ग्लेशियर, आपको मैंने बताया था कि इस इलाके में खतलिंग ग्लेशियर है, इसी के पास क्या है, मंसूर ताल भी है। तो पहला पार्ट लिख लीजिए, खतलिंग ग्लेशियर के पास, खतलिंग। और खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये भी बताया था मैंने आपको, भिलंगना। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर के
पास कौन सी ताल है? मंसूर ताल है, ठीक है। और ये जो मंसूर ताल है ये यहाँ पे क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहीं पे दूध गंगा हिमनद भी है, जहाँ से दूध गंगा नदी वगैरह भी निकलती है, और यहाँ कभी कभी पर्यटकों को राजहंस देखने को भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूध गंगा हिमनद भी यहीं पे है, दूध गंगा हिमनद भी इसी के पास, हिमनद भी इसी के पास, ठीक है, इसी के पास है। और तीसरा लिख लीजिए, पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं, पर्यटकों को राजहंस, बतख टाइप के, ठीक है, राजहंस देखने को मिलते हैं, इसी ताल के पास देखने को मिलते हैं। तो देख लीजिए ये क्या था? मंसूर ताल। और लास्ट ताल गढ़वाल क्षेत्र में, इस टिहरी गढ़वाल में, उसका नाम है अप्सराया अछरी ताल, ठीक है। क्या लिखोगे? अप्सराया अछरी ताल। देखो अंतिम क्या लिखोगे आप? अप्सरा, या इसी को अछरी ताल बोलते हैं, अछरी ताल। जो अप्सरा या अछरी ताल है ये भी कहाँ है? आपका टिहरी गढ़वाल जिले में है। और इसलिए ये जाना जाता है क्योंकि कहा जाता है पहले यहाँ पे अप्सराएं जो होती थी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आती थी, ठीक है। तो अप्सरा या अछरी ताल कहाँ है अगर आपसे पूछता है, आप लोग बताओगे टिहरी गढ़वाल में ही ये है। ये तो गढ़वाल की प्रमुख क्या थी? तालें थी, ठीक। अब देखिए ग्लेशियरों की जहां तक बात है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है। एक आप लोगों ने खतलिंग ग्लेशियर का नाम सुना होगा। खतलिंग ग्लेशियर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ग्लेशियर में यहाँ पे एक ही ग्लेशियर आपको मेनली सुनाई देगा, वो है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर बार बार बता रहा हूं, इस इलाके में खतलिंग ग्लेशियर। देखिए यहाँ क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। तो अगर आपसे पूछ रहा है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो सीधे सीधे एग्जाम में आंख बंद करके कहाँ मारे आओगे? आपका टिहरी गढ़वाल, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर। अब ये जो खतलिंग ग्लेशियर है ये 3 जिलों के संगम पे है, संगम पे, ठीक। प्रॉपरली है तो टिहरी गढ़वाल में इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, लेकिन वहां पे 3 जिले मिलते हैं। एक तो टिहरी, दूसरा बताओ कौन सा मिलेगा? खुद बताओ, इस इलाके में कौन सा दिख रहा है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये सब होता है लोकेशन देखने का फायदा। और तीसरा कौन सा दिख रहा है? देहरादून तो है नहीं, पौड़ी है नहीं, इस इलाके में उत्तरकाशी, ठीक है। कौन सा है? उत्तरकाशी। इन तीनों जिलों के संगम पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? ये खतलिंग ग्लेशियर। और बेसिकली ये इन 2 जिलों में फैला है, टिहरी और रुद्रप्रयाग, और अधिकांश भाग इसका जो है वो टिहरी गढ़वाल जिले में। तो खतलिंग ग्लेशियर क्यों जाना जाता है? इसी से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना। अगर आपसे कभी ये पूछता कि भिलंगना नदी का उद्गम कौन सा है, आप लोग हमेशा क्या कहोगे? खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है बता रखा है? भिलंगना। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल पूछता है खतलिंग ग्लेशियर। अब देखिए केदार खंड में एक शब्द का यूज किया गया है, उसका नाम है स्फटिक। संभवतः मतलब स्फटिक जो बोला गया है वो संभवतः यही क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है, ठीक है। तो आप अगला पॉइंट इसी में खतलिंग ग्लेशियर में क्या लिखोगे? केदार खंड में प्रयुक्त शब्द स्फटिक, ठीक है। क्या लिखोगे? केदार खंड में प्रयुक्त शब्द स्फटिक संभवतः क्या है? यही स्फटिक किसके लिए यूज किया गया है? खतलिंग ग्लेशियर के लिए, ठीक है। इसी के लिए क्या किया गया? बताया गया है खतलिंग ग्लेशियर के लिए, ग्लेशियर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछते हैं केदार खंड में प्रयुक्त स्फटिक शब्द संभवतः किस ग्लेशियर के लिए आया है, तो आप लोग क्या बताओगे? खतलिंग ग्लेशियर के लिए। और इसी के साथ साथ एक और फैक्ट इसके बारे में बताया जाता है कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, यानी नेचुरल क्या है? शिवलिंग है, ठीक। इसी के लिए शिवलिंग, खतलिंग ग्लेशियर के लिए क्या बताया जाता है? संभवतः मतलब है नहीं, ये संभावना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, प्राकृतिक शिवलिंग भी क्या किया गया है? इसी को माना जा सकता है, ठीक है। स्पष्ट नहीं है लेकिन ऐसा अनुमान है कि यही सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक फॉल है, एक प्रपात है, उसका नाम है क्या? केम्प्टी जलप्रपात, ठीक है। केम्प्टी जलप्रपात कहाँ है? मसूरी के पास ये, ठीक है। तो यहाँ कहीं है, तो अगला लिख लीजिए केम्प्टी जलप्रपात कहाँ है? केम्प्टी, केम्प्टी जलप्रपात। तो केम्प्टी जलप्रपात कहाँ है पूछता है तो टिहरी गढ़वाल में, मसूरी से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे वो बाउंड्री टिहरी की आ जाती है, ठीक है। टिहरी और देहरादून की बाउंड्री में, तो टिहरी गढ़वाल में है केम्प्टी जलप्रपात। और ये उत्तराखंड के सबसे क्या है? सुंदर और सबसे विश्व मतलब ऊंचाई वाले इलाकों में, यानी सबसे विशाल भी इसको माना जाता है, ठीक है। सबसे विशाल भी है उत्तराखंड का, सबसे विशाल। अब देखो जितनी जल विद्युत परियोजनाएं थी बहुत ज्यादा है नहीं। एक टिहरी था, वो मैंने आपको बता दिया। कोटेश्वर बांध परियोजना मैंने आपको बता दी भागीरथी पे। एक कोटली भेल परियोजना आती है, जो कोटली भेल परियोजना है वो गंगा नदी पे है। वो जब कब बनती है? वो जब यहाँ से देवप्रयाग से आगे को आती है, ऋषिकेश से जस्ट पहले पहले वहीं पे, ठीक है। एक लास्ट प्रोजेक्ट लिख लो, कोटली भेल परियोजना, कोटली
कोटली भेल परियोजना, ठीक है, ये कहाँ है पूछता है तो आप लोग बताओगे टिहरी गढ़वाल जिले में, टिहरी में, और किस नदी पे, गंगा नदी पे, ठीक है, गंगा। ये तो आपका ये था। अब लिखोगे आप प्रमुख बुग्याल, हेडिंग लिखो, हेडिंग डाल दीजिए बुग्याल, ठीक है। अब आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं कि बुग्याल कौन से हैं टिहरी गढ़वाल में और इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। देखिए, अब जैसे हम लोग ने ताल पढ़े, मंदिर पढ़ेंगे, बुग्याल, इनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में ही कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैं जब अकेले सिंगल लाऊंगा ना, मतलब जब मैं इन टॉपिकों को इंडिविजुअल आपको पढ़ाऊंगा, आपका एक दिन में 3-3 टॉपिक निकलेंगे उसी वीडियो में। मंदिर देखना आप बहुत इजी पड़ जाएगा, बुग्याल देखना बहुत इजी, ताल बहुत इजी, और इसके अलावा मेले वगैरह सब बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो छोटा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बुग्याल। अब देखिए, सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी आ गई, बुग्याल ये होता क्या है, सबसे पहले ये चीजें बतानी चाहिए, ठीक। देखो क्या होता है, एक जलवायु कंडीशन होती है, यानी जो मतलब क्लाइमेट होता है, वो वनस्पतियों को पनपने के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी होता है, ठीक है। सभी बहुत क्या पूरा वही होता है। अब मिट्टी कैसी है वहां पे, किस हाइट पे है, तापमान टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश कितनी होती है, क्या बर्फ वाला इलाका है, बर्फबारी वाला इलाका है, तो बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं जो वनस्पतियों को पनपने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप ऊंचाई वाले इलाकों में जाओगे, यानी मैदानी इलाकों से छोड़ते हुए पहाड़ी वाले इलाकों में जाओगे, तो पहले तो स्टार्टिंग में आपको जो वन मिलेंगे, बहुत अच्छे खासे सघन वन मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब और हाइट में जाओगे, जैसे जैसे और हाइट में जाओगे, तो वनस्पतियों का आकार छोटा होता जाएगा, यानी पेड़ पौधे जो हैं वो झाड़ी वगैरह ये सब छोटे छोटे होते जाएंगे। मैदानों में आओगे और मैदानों में अलग कंडीशन होगी, पहाड़ी इलाकों में और अलग कंडीशन होगी, और उससे हायर रेंज में जाओगे अलग। क्यों? क्योंकि वहां जलवायु की कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। और वनस्पति पनपने के लिए प्रमुख कारक जो होता है वो जलवायु होता है। अब जब आप बहुत हाइट के इलाकों में चले जाओगे, लगभग 3600 मीटर, 4000 मीटर, 4500 मीटर, तो लगभग 3600 या 4000 से प्लस जो भी लिखते हो, ठीक है, लगभग 37 प्लस, यानी इस मीटर से ऊपर की हाइट पे आप चले जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा ना, वनस्पति पूरी डिफरेंट टाइप की मिलेगी। जो वनस्पति आपको दिख रही थी वो कन्वर्ट हो जाती है घास के मैदानों में। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में क्या होगा, बर्फ पड़ेगी। जब बर्फ पड़ेगी तो वनस्पति को पनपने के लिए मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? प्रॉपर धूप नहीं मिली, क्योंकि ऊपर तो क्या है आपका ये मतलब बर्फ है और नीचे वनस्पति दब चुकी है। अब उठेगी कैसे, वो तो ऑलरेडी दबी हुई है, धूप नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उसको चीजें नहीं मिल पा रही, तो वो ऊपर नहीं उठ पाती। तो ऊपर नहीं उठ पाती तो एक टाइम ऐसा होगा कि जब बर्फ पिघलने लगेगी। अब बर्फ कब पिघलेगी? हमारे खासकर उत्तर भारत में, यानी उत्तराखंड के इलाकों में, या भारत का जो इलाका है वहाँ जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पे जून से सितंबर के महीनों में बर्फ पिघलती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो जब भी बर्फ पिघलने लगेगी तो होगा क्या, जो आपके जो वनस्पति वो पनप नहीं रही थी उसमें से बर्फ हटने लगेगी, तो आपको एक घास के मैदान दिखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, बर्फ हटेगी तो कुछ तो उसके नीचे होगा। वो जो घास के मैदान है उसी को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। तो ये बुग्याल क्या है, ऊंचाई में पाए जाने वाले घास के मैदान है, ठीक है। क्या है? घास के मैदान। अब ये क्यों आखिर ये बड़े बड़े वो नहीं हो सके पेड़ पौधे, कैसे होंगे? क्योंकि ये तो बर्फीले इलाकों में है। तो ये घास के मैदान अपने आप में क्या है, बुग्याल। तो जब आप बर्फ पिघलने लगती है तो उसके बाद आपको कुछ घास के मैदान दिखने लगते हैं ऊंचाई हाइट वाले इलाकों में, जिसे क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो घास के मैदान है सिर्फ बुग्याल ही नहीं कहते हैं, इसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको बुग्याल भी कहते हैं, इसी को पयार भी कहते हैं, इसी को मेडो भी कहते हैं, और इसी को अल्पाइन पास्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो बुग्याल के अन्य नाम क्या क्या हैं? इसी को पयार भी कहते हैं, इसी को अल्पाइन पास्चर कहते हैं, अल्पाइन पास्चर, ठीक है, ये इनके नाम है। इसी को मेडो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को मीडो कहते हैं। यानी यही बुग्याल अपने आप में, अगर आपसे पूछता है बुग्याल क्या है, आप बताओगे घास के मैदान ऊंचाई वाले इलाकों में। इसी को पयार, अल्पाइन पास्चर और मीडो नाम से भी संभवतः क्या इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है बुग्याल हैं, इसमें क्या होता है, जून से सितंबर के महीने में जब घास दिखने लगती है, क्योंकि बर्फ पिघलने लगती है, तो बहुत से पशुचारक इन इलाकों में अपने पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पे उनको क्या फायदा होगा, उनको घास मिलेगी, वो दुधारू पशु जो होते हैं उनको खाने को मिलेगा, तो वो पशुओं को चराने जाते हैं। और जो पशुचारक होते हैं इन्हीं को पालसी या बकरवाल कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार पेपरों में, उत्तराखंड के पेपर में, देखना इस चीज को, ठीक है। अब ये तो आपने नोट किया होगा। अब देखो जो बुग्याल है, जो घास के मैदान है, इन इलाकों में क्या होता है, जून से सितंबर के महीने में,
जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ पशुचारक अपने पशुओं को क्या करते हैं, चराने के लिए जाते हैं। ठीक है, पशुचारक क्या करते हैं, पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। तो जो ये पशुचारक है, इन बुग्यालों में इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है, पालसी, बकरवाल और लौड़िया। ठीक है, पालसी, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अलग अलग इलाकों में आपको पालसी, बकरवाल, बकरवाल, इसी को लौड़िया, लौड़िया, इसी को क्या बोलते हैं, गद्दी, क्योंकि कहीं कश्मीर वगैरह हिमाचल के इलाकों में गद्दी, इसी को गुज्जर भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो ये पालसी, बकरवाल, लौड़ा, गद्दी और गुज्जर, ये सब के सब क्या हैं, अपने आप में पशुचारक हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको चल घुमंतु या अनुवाल भी कहते हैं। ठीक है, क्या भी कहते हैं इनको, चल घुमंतु और अनुवाल। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये अपने आप में क्या हो गए, बुग्याल में पशुचारकों के ये नाम हो गए, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछा गया था कि बकरवाल क्या होते हैं या पालसी क्या होते हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बुग्यालों में जो पशुचारक होते हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, टिहरी गढ़वाल में। देखो इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में कौन कौन से बुग्याल पाए जाते हैं। ठीक, अब आप समझ गए। अब देखो यहां तो होगा नहीं बुग्याल, यहां भी नहीं होगा, होगा तो इन्हीं इलाकों में आपको बुग्याल देखने को मिलेगा, इस रीजन में। ठीक है, ये वाले जो भाग हैं यहां आप लोग इसको दिखाओगे, यही बुग्याल। पहला लिखोगे मासर ताल बुग्याल। क्या लिखोगे, मासर ताल बुग्याल, मासर ताल बुग्याल। ठीक है, दूसरा लिखोगे, मासर ताल बुग्याल कहां पूछता है, तो टिहरी गढ़वाल। दूसरा लिखोगे जौराई बुग्याल। ये सब नाम है। ठीक है, अब ये नाम क्यों पड़े हैं, क्योंकि देखो जहां पे होगा वहां का उसका नाम दे दिया है, तो घास के मैदानी, तो क्या है, जौराई बुग्याल। दूसरा मासर ताल के बाद जौराई बुग्याल, मासर ताल बुग्याल, जो मासर ताल है उसी के पास है। ठीक है, मासर ताल बुग्याल, जौराई बुग्याल। इसके अलावा जो यहाँ पे खतलिंग बुग्याल, वो खतलिंग ग्लेशियर के पास ही है। और पवाली कांठा मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, तीसरा क्या लिखोगे, खतलिंग बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, ये कहाँ पे है, खतलिंग ग्लेशियर के पास ही है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट करना है उसको करना है पवाली कांठा, पवाली कांठा बुग्याल। ये बहुत आता है पेपर में कि पवाली कांठा बुग्याल कहाँ है, आप लोग बताओगे। पवाली कांठा जो है, पवाली कांठा, ये कहाँ है आपका, टिहरी गढ़वाल जिले में है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो यहीं कहीं पे है। ठीक है, ये जो रुद्रप्रयाग का जो इधर का इलाका है, यहीं पे पवाली कांठा है। अगला केदार खर्क भी बहुत आता है, और अप्सराओ। ठीक है, अगला बुग्याल क्या लिखोगे आप, केदार खर्क, केदार खर्क बुग्याल। और नेक्स्ट अप्सराओ बुग्याल, अप्सराओ, जो अप्सरा झील है उसी के पास। ठीक है, अप्सराओ बुग्याल। ठीक, केदार खर्क भी हो गया, अप्सराओ भी होगा। और लास्ट देखो खारसोली बुग्याल। क्या लिखोगे, खारसोली बुग्याल। ठीक है, ये क्या होगी, टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रमुख बुग्याल। एक क्या क्या लिखोगे, मासरताल बुग्याल इधर दिखाओगे, यहीं पे जौराई बुग्याल दिखाओगे, इस इलाके में दिखा दो कहीं भी, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पॉसिबल नहीं है इनकी। ठीक है, तो मासरताल बुग्याल, जौराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, इसके ऊपर स्टार कर देना। केदार खर्क के ऊपर स्टार कर देना, जौराई के ऊपर स्टार कर देना। अप्सराओ पता चल जाएगा क्योंकि यही झील है। और खारसोली बुग्याल, ये सब के सब बुग्याल किस जनपद से संबंधित है, टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, ध्यान से। और लास्ट चीज आज के दिन की मैं आपको पढ़ाऊंगा टिहरी गढ़वाल के प्रमुख मंदिर। ठीक है, लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, लोकेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, और लास्ट वीडियो इसकी कल आएगी। देखिए अब क्या लिखोगे, प्रमुख मंदिर। ठीक है, मंदिर लास्ट टॉपिक होगा टिहरी गढ़वाल का मंदिर। यहाँ पे आखिर प्रमुख कौन कौन से मंदिर है, देखो पहला जो आप लोगों ने लिखना है उसका नाम लिखना है चंद्र बदनी मंदिर। ठीक है, क्या लिखोगे, चंद्र बदनी मंदिर, चंद्र बदनी। बहुत से लोग जो अभी स्मार्ट होंगे, जिनको ये पता चल गया कि हाँ पढ़ने का तरीका ये है, सर ऐसे पढ़ाते हैं, वो खुद ही मंदिर की लोकेशन ढूंढिए नेट से, अपना क्या कर देंगे, शो कर देंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, नहीं तो कल मैं कराऊंगा। देखो चंद्र बदनी मंदिर और चंद्रबानी मंदिर अलग है। चंद्रबानी देहरादून में, चंद्र बदनी मंदिर कहाँ है आपका, मंदिर टिहरी गढ़वाल में। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मंदिर है कुंजापुरी या कुशनापुरी जिसको बोलते हैं, कुंजा मंदिर भी कहाँ है, कुंजापुरी मंदिर। कुंजापुरी मंदिर भी कहाँ है आपका, टिहरी गढ़वाल जिले में। इसके अलावा लिखोगे रथी देवता का मंदिर। क्या लिखोगे, रथी देवता का मंदिर, रथी देवता का मंदिर। तो चंद्रबदनी, कुंजापुरी, रथी देवता, तीनों मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। नाग टिब्बा मंदिर भी है, नाग टिब्बा क्योंकि टिहरी में पड़ता है तो नाग टिब्बा भी आपको पता होगा। ठीक है, नाग टिब्बा मंदिर। क्या लिखोगे, नाग टिब्बा मंदिर, ये भी कहाँ है,
टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है, ठीक है, नाग टिब्बा मंदिर। इसके अलावा जो यहाँ पे आता है कोटेश्वर एक आता है महाराज, एक तो कोटेश्वर महादेव था वो रुद्रप्रयाग में है, वो मैंने करेक्शन करवा दिया था आपसे, पौड़ी गढ़वाल में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने कोटेश्वर महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पूछता है तो रुद्रप्रयाग करना, वो स्टार्टिंग में अलकनंदा के किनारे पर ही रुद्रप्रयाग शहर में, ठीक है। तो कोटेश्वर महाराज जो कोटेश्वर डैम है इसी के पास कोटेश्वर महाराज मंदिर भी है, ठीक। कोटेश्वर महाराज मंदिर, जो कोटेश्वर डैम दिखाया था मैंने आपको यहाँ कहीं, इसी के पास क्या है, कोटेश्वर महाराज का मंदिर भी है। इसके अलावा सुरकुंडा देवी, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में, जो कि मसूरी जो आपका है उसी के पास है, सुरकुंडा। जैसे यहाँ मसूरी का इलाका है, यहाँ पे कहीं है सुरकुंडा देवी है, ठीक है। जो धनौल्टी है उसी के पास सुरकुंडा देवी का मंदिर भी है, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, टिहरी गढ़वाल में। एक है सेम नागराज का मंदिर, बहुत प्रचलित है, इसको इंपोर्टेंट कर देना, सेम नागराज का मंदिर, नागराज। और एक बार पेपर में पूछा गया था कि सेम मुखीम किसका मंदिर है, तो नाग देवता का मंदिर है, ठीक है। सेम नागराज का मंदिर भी किसका है, सेम मुखीम सेम नागराज मंदिर, ये भी कहाँ पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में। नाग मंदिर भी है यहाँ पे कुछ, वो छोड़ दीजिए। बूढ़ा केदार मैंने आपको बताया था, इधर बूढ़ा केदार दिखाया था। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहीं पे है। और एक यहाँ पे क्या है, पलेठी का सूर्य मंदिर, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। तो सेम मुखीम का एक रघुनाथ लिख दो, देवप्रयाग में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। बूढ़ा केदार आप लोगों ने लिखना है, ये मैं आपको बता चुका हूं, बूढ़ा केदार। और लास्ट जो आपको लिखना है पलेठी का सूर्य मंदिर, ठीक है, वो कहाँ है, देवप्रयाग के पास है, हिंडोलखाल ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर आप लोग क्या करोगे, लास्ट दिखाओगे, देवप्रयाग के पास, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं, देखो, पलेठी का सूर्य मंदिर, लास्ट पलेठी का सूर्य मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिरों में से, लगभग 7वीं सदी का। तो यहाँ पे कहीं है, जो देवप्रयाग है यहाँ पे कहीं है पलेठी का सूर्य मंदिर, हिंडोलखाल ब्लॉक में ये पड़ता है, ठीक है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है पूछता है आप लोग, आप बताओगे टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो ये आपके मेन मंदिर समूह थे। कोशिश करना कि इसको मैप में दिखा दूंगा, नहीं दिखा पाओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अंतिम पार्ट टिहरी गढ़वाल का आएगा उसमें दिखा दूंगा। मेहनत करो और आज का होमवर्क आज ही पूरा कर लेना, संडे की लाइव क्विज के लिए तैयार रहना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, थैंक यू।